आज सुबह अखबार के पन्ने पलटते हुए हमारी नजर इंडियन एक्सप्रेस अखबार के आखिरी पन्ने पर ठहर गई। उस पन्ने पर स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने अपना टोक्यो ओलंपिक्स वाला एक्सपीरियंस लिखा था। टोक्यो ओलंपिक्स शुरू होने से पहले ही विनेश सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहले इसलिए कि वो मेडल के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक थी, क्योंकि वो अपनी कैटेगरी में दुनिया की नंबर 1 रेसलर हैं। पर टोक्यो में वो क्वार्टर फाइनल्स में हार कर बाहर हो गईं। उनके हार पर काफी बातें हुई। उनके ताऊ और बचपन के कोच महावीर फोगाट ने भी कहा कि इससे घटिया फाइट उन्होंने नहीं देखी। विनेश भारत लौटी और रेसलिंग फेडरेशन ने उन्हें अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया अनुशासनहीनता के आरोप में। इन सब के बाद अब विनेश का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि बाउट वाले दिन, माने क्वार्टर फाइनल की फाइट वाले दिन, वो अंदर से कैसा महसूस कर रही थी। अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर भी उन्होंने खुलकर बात की। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि टोक्यो जाने से पहले और वहां से आने के बाद विनेश को लेकर क्या क्या कहा गया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए गए और किस तरह से उन्हें हार के बाद आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आज हम विनेश की हार पर बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों हारी। क्योंकि एक एथलीट, एक खिलाड़ी जब मैदान पर ट्रैक या रिंग में होता है तो उसके ऊपर किस तरह का प्रेशर होता है वो हम और आप नहीं जानते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बिना देरी के सीधे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। साल 2016 में हुए थे रियो ओलंपिक्स। इसमें विनेश ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उनके घुटने में बेहद खतरनाक चोट लग गई, जिसके चलते वो करीब 9 महीनों तक मैच से दूर रहीं। वापसी की साल 2017 में एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडल के साथ धमाकेदार वापसी थी ये, पुनर्जन्म जैसी। 2018 में वो एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी बन गई। 2019 तक आते आते विनेश ने 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना शुरू किया। इतने सारे मेडल जीतने और अपनी कैटेगरी में दुनिया की नंबर 1 रेसलर बनने के बाद विनेश जब टोक्यो गईं तो जाहिर सी बात है कि उनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो मेडल नहीं ला पाई। हमने देखा ही है, हमारे यहाँ जो जीतता है उसे जनता एकदम से सिर पर बैठा लेती है, और जैसे ही जीतने वाला हार जाए वो वही जनता उसे धड़ाम से नीचे गिरा देती है। विनेश के साथ भी यही हुआ। आपको दंगल फिल्म याद है, साल 2016 में आई थी। इसमें आमिर खान ने रेसलर महावीर फोगाट का रोल प्ले किया था। उन्हीं महावीर फोगाट के छोटे भाई की बेटी हैं विनेश। तो जब विनेश हारी तब महावीर फोगाट ने बड़े कड़े शब्दों में कहा, मैंने विनेश की आज तक इतनी खराब फाइट नहीं देखी। ऐसा लगा कि उसने ज्यादा कोशिश नहीं की, इससे घटिया फाइट नहीं देखी। इसके बाद 10 अगस्त को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI ने विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। उन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने ओलंपिक्स विलेज में टीम इंडिया के बाकी पहलवानों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया, उनके साथ एक फ्लोर पर रहने से मना कर दिया, अपने मुकाबलों में टीम की ऑफिशियल किट नहीं पहनी, उन्हें नोटिस भी भेजा गया। कहा गया कि 16 अगस्त तक जवाब दिया जाए। इसी के साथ WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने विनेश को खोटा सिक्का तक कह दिया। कहा कि सरकार ने विनेश के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए और वो कुछ नहीं कर पाई। ब्रजभूषण ने विनेश के कोच पालरकोस पर भी सवाल उठाए, जो हंगरी के रहने वाले हैं। कहा कि विनेश के कोच उसे हंगरी लेकर चले गए, जहां अपनी पत्नी के साथ ट्रेनिंग करवाई, बाकी रेसलर्स के साथ नहीं। आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लीजिए कि ओलंपिक्स के पहले विनेश ने इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन माने IOA से नाराजगी जताई थी। कहा था वो 4 महिला रेसलर्स के लिए एक भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दे रहे। विनेश ने ट्वीट किया था कि कई गेम्स में खिलाड़ी को कई सपोर्ट स्टाफ मिलते हैं और यहाँ 4 लोगों के लिए एक फिजियो नहीं दिया जा रहा। तो ये तो था अब तक का मामला। आज जब हमारी नज़र विनेश के एक्सपीरियंस पर पड़ी तो हमें लगा कि इस टॉपिक पर बात करना बेहद ज़रूरी है। हम आपको उनके एक्सपीरियंस के वो हिस्से बताएंगे जो हमें सबसे अहम लगे, जिन्हें पढ़कर लगा कि इसे हर किसी को जानना चाहिए कि एक एथलीट के ऊपर क्या कुछ गुजरती है। सबसे पहले बताते हैं कि विनेश ने बाकी रेसलर्स के साथ ना रहने के आरोपों पर क्या कहा। वो कहती हैं, भारतीय खिलाड़ियों की लगातार टेस्टिंग हो रही थी और मेरी टेस्टिंग नहीं हुई थी। क्या होता अगर मैं फ्लाइट से इन्फेक्ट होकर आ जाती और उन्हें भी संक्रमित कर देती। मैं केवल उन्हें सुरक्षित रखना चाहती थी। मैं बस 2-3 दिन अलग रहना चाहती थी ताकि कोई रिस्क ना हो। ये कौन सी बड़ी बात है। बाद में मैं उन्हें ज्वाइन करने ही वाली थी। बाद में मैंने सीमा के साथ ट्रेनिंग भी की, तो कैसे उन्होंने आरोप लगा दिया कि मैं टीम प्लेयर नहीं हूँ। अब बताते हैं कि गेम में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर विनेश ने क्या कहा। वो कहती हैं,
ओलंपिक्स में कोई भी एथलीट ऐसा नहीं होता जिस पर प्रेशर ना हो, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे इसे कैसे हैंडल करना है। विनेश प्रेशर के चलते नहीं हारी। जजमेंट देने से पहले एथलीट से पूछे कि क्या गलत हुआ। टोक्यो में मैं ठीक थी, मैं ह्यूमिडिटी के लिए तैयार थी, सॉल्ट कैप्सूल्स मेरे पास थे, मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स पिए थे। साल 2017 में मैं कंकशन का शिकार हुई थी। कंकशन माने एक तरह की ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तब से मुझे दिक्कत हो रही है, चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। ये काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जब मेरा सिर किसी चीज़ से टकराता है तो ये वापस आ जाता है। बाउट वाले दिन मुझे वो फील नहीं आ रहा था। वेट कट के बाद मैंने वार्म अप भी किया, तब भी फील नहीं आई। बाउट के एक दिन पहले मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने कुछ न्यूट्रिशन पिए थे, लेकिन मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं जब सुबह उठी तो वॉमिटिंग जैसा महसूस हुआ, मुझे दर्द हो रहा था, मेरे शरीर में कुछ नहीं था। आखिरकार मैंने वॉमिटिंग कर दी। स्टेडियम तक बस राइड के दौरान मैंने अपनी फिजियो से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले बाउट के बाद मैंने सॉल्ट कैप्सूल ली, कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर एक और ली। मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी क्योंकि वॉमिटिंग जैसा महसूस हो रहा था। मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे फील नहीं हो रहा था मैं कंट्रोल में हूँ। मैं कांप रही थी। दूसरे बाउट में मैं जानती थी कि मैं हार रही हूँ। मैं देख रही थी कि सब कुछ जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा दिमाग इस लेवल तक ब्लॉक हो गया था कि मैं ये नहीं जानती थी कि टेक डाउन को कैसे पूरा करूं। मुझे हैरानी है कि मैं ब्लैंक्ड आउट हो गई। ये तो विनेश ने बताया कि बाउट वाले दिन, माने टोक्यो में क्वार्टर फाइनल वाले दिन, वो शारीरिक तौर पर क्या महसूस कर रही थी। इसके बाद उन्होंने मानसिक पहलुओं पर भी बात की। कहा, मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ। मैंने जब 2019 में वेट बदला था तब मैं डिप्रेशन का शिकार हुई थी 3 महीनों तक। मैं स्पेन में थी, मैं सो नहीं पाती थी। लखनऊ आई तो ये और बुरा हो गया। अगर कोच थोड़ा सा भी हाई पिच में बोलते तो मैं रोने लगती थी। एक एथलीट के तौर पर हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर इतना होता है कि हम हमेशा उस थिन लाइन पर होते हैं, और जब वो लाइन क्रॉस होती है वी आर डन। उस वक्त मैं ट्रेनिंग कर रही थी और इससे सफ़र भी कर रही थी। एशियन चैंपियनशिप में मैं चोटिल हो गई, तब मुझे लगा ये मुझे ख़त्म कर देगा। मैंने साइकोलॉजिस्ट से बात की, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, इसलिए मुझे बोलना ज़रूरी था। परिवार में हर किसी ने मेरी मदद की, लेकिन सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकती जो मेरे अंदर चल रहा है। मैंने अपने साइकोलॉजिस्ट से कहा कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और वो थिन लाइन में क्रॉस कर सकती हूँ। आपको लगता है कि मेडिटेशन करना और साइकोलॉजिस्ट से बात करना काफ़ी है? काफ़ी नहीं है, केवल हम जानते हैं। अब मुझे रोने में मुश्किल होती है, मेरे अंदर इस वक्त ज़रा भी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। उन्होंने मुझे मेरी हार का पछतावा भी नहीं करने दिया। हर कोई अपने चाकुओं के साथ तैयार था। कम से कम मेरी हार की वजह से टीम के लोगों को तो अब्यूज़ मत करो, वो मेरे से ज़्यादा दर्द महसूस कर सकते हैं। उन्होंने शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत मेहनत की। विनेश ने आगे कहा कि वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि वो प्रेशर में थी या मेंटली डिस्टर्ब्ड थी, और वो अपनी जर्नी की वजह से ही इमोशनल हुई हैं। वो आगे कहती हैं, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने खुद को इन्वेस्ट किया था। पैसे, मैं आपको पैसे देती हूँ, जाओ जाकर रेसलिंग करो और नतीजा लाकर दिखाओ। मैं काफ़ी कठोर व्यक्ति हूँ, और अगर मैं इस लेवल तक टूट सकती हूँ तो सोचिए उन एथलीट्स का क्या हो रहा होगा जो खाली हाथ लौटे हैं। अगर उनमें से कोई मजबूत ना हो तो सोचिए, जब सिमोन बायल्स ने कहकर परफॉर्म नहीं किया कि वो मेंटली तैयार नहीं थी, तब हमने सेलिब्रेट किया। भारत में आप ये कहकर तो देखो, रेसलिंग को भूल जाओ, बस कहकर देखो कि आप तैयार नहीं हो। जब से मैं घर आई हूँ मैं मेंटली रिकवर नहीं हो पाई हूँ। विनेश कहती हैं कि उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई सपना देख रही हों, वो ब्लैंक सा महसूस कर रही हैं। उन्हें नहीं पता कि जिंदगी में क्या हो रहा है। वो कहती हैं कि उन्होंने रेसलिंग को सब कुछ दिया और अब छोड़ने का वक्त आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये छोड़ती हैं और फाइट नहीं करती तो ये उनके लिए बड़ा नुकसान होगा। विनेश को नहीं पता कि अब वो कब मैट पर लौटेंगी। हो सकता है कभी ना लौटें। उनका शरीर नहीं टूटा है, लेकिन वो अंदर से बुरी तरह टूट चुकी हैं। आखिर में विनेश की वो बात भी उन्हीं के शब्दों में हम बताएंगे जो हमें सबसे ज़्यादा अहम लगी। वो कहती हैं, मैं इस वक्त अपने परिवार पर फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन बाहर हर कोई मेरे से इस तरह बर्ताव कर रहा है जैसे मैं कोई मरी हुई चीज़ हूँ। वो कुछ भी लिखते हैं। मैं जानती थी कि भारत में अगर आप उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरते हो जितनी तेज़ी से ऊपर उठे थे। एक मेडल चला गया और सब कुछ खत्म हो गया। विनेश वो प्लेयर हैं जो 2 बार कोविड-19 का शिकार हुई थी। ये बीमारी शरीर को अंदर तक तोड़ देती है, फिर भी विनेश ने हिम्मत दिखाई, तैयारी की और टोक्यो पहुंची। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बाउट वाले दिन वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी, हार गई, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ लोगों ने रवैया रखा उसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। आप इसे विनेश का एक ओपन लेटर मान सकते हैं जो उन्होंने हम सब के लिए लिखा।
इसी के साथ ही एक बार फिर मेंटल हेल्थ के मुद्दे पर हमें बात करने की जरूरत महसूस हुई। ये जरूरत तब भी महसूस हुई थी जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई थी। वो डिप्रेशन का शिकार थे। उनके जाने के बाद हमने और आपने मेंटल हेल्थ पर बात की थी, लेकिन फिर हमारे ही बीच के लोगों ने रिया चक्रवर्ती की मेंटल हेल्थ की किस तरह से बैंड बजाई थी वो भी हम देख चुके हैं। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिस पर हमें जब भी जरूरत लगे खुलकर बात करनी चाहिए। टोक्यो में ही यूएस की फेमस जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने टीम इवेंट का फाइनल मेंटल हेल्थ के चलते छोड़ दिया था। हमने उनकी भी तारीफ की थी क्योंकि उन्होंने मेंटल हेल्थ को तवज्जो दी थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही थी। ये बात खुद सिमोन ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कही थी। इसके पहले फेमस टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने भी फ्रेंच ओपन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो इस कॉन्फ्रेंस का अपने दिमाग पर गलत असर नहीं होने देना चाहती थी। वो अलग बात है कि उनके ऊपर फाइन लगाया गया, लेकिन हमने नाओमी के फैसले की भी तारीफ की थी। इसके अलावा कुछ महीनों पहले विनेश फोगाट की भी एक कजन सिस्टर ने सुसाइड कर लिया था। इस सुसाइड के पहले खेला गया आखिरी मैच वो हार गई थी। कहा जा रहा था इसी हार के बाद उन्होंने एक कदम उठाया था। हमने तब भी मेंटल हेल्थ पर बात की थी। हर एथलीट, हर खिलाड़ी के ऊपर एक अलग तरह का परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। अक्सर हमारे खिलाड़ियों के लिए कहा जाता है कि वो स्टेज पर बिखर जाते हैं। उसके मन में हमेशा ये चलता रहता है कि उसे अच्छा करना, पिछली हार या जीत से अच्छा, बेहतर, जितना ज़्यादा हो सके। ऐसे में एक पॉइंट पर वो टूटता हुआ भी दिखाई देता है और जब वो हार जाता है तो उसके ऊपर और भी प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे इस वक्त विनेश के साथ हो रहा है। वो खुद कह रही हैं कि वो टूटा हुआ महसूस कर रही हैं। इसलिए इस मुद्दे को और गहराई से जानने के लिए हमने बात की कुछ साइकोलॉजिस्ट, एक्ट्रेस और स्टैंड अप कॉमेडियन से। मेंटल प्रेशर से कैसे डील किया जाए, इसका जवाब हमें दिया स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अबीर लवासा ने, जिनसे हमारे साथी नीरज ने बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नो डाउट उन पे प्रेशर ज्यादा रहता है, लेकिन देखिए अल्टीमेटली स्पोर्ट्स में अगर हमें हाई लेवल पे परफॉर्म करना है तो ये सारी बातें हमें साइडलाइन करके अपने एक सिंगल माइंडेड गोल पे ध्यान देना होता है। इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ये एक फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स स्किल्स एंड टैक्टिकल नो हाउ का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आप में पहली तीन चीजें नहीं है और आप मेंटली बहुत टफ हो तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ठीक है, आपको बहुत जरूरी है कि स्किल लेवल, टैक्टिक लेवल और फिजिकल कंडीशनिंग तैयार होनी चाहिए, तभी आपका मेंटल लेवल आपको गेम में परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा। परफॉर्मेंस साइकोलॉजी एक टोटली डिफरेंट फील्ड है। वो स्पोर्ट्स और एथलीट स्पेसिफिक रहती है। उसमें बहुत से पहलू हैं। जैसे मैंने कहा, एक कॉन्वर्सेशन में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, लेकिन जैसे इट बिगिंस विद गोल सेटिंग। हमें पता होना चाहिए हमारा गोल क्या है। फिर इससे हमारे में मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। क्या पता आप बाहर के लोगों को देख के प्रभावित होते हो, क्या पता आपके अंदर ही आ गए कि आपको कुछ करके दिखाना है। तो गोल सेटिंग, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डर्स, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस, इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। बट सबसे ज़रूरी बात यह है हमें समझने के लिए कि हमें अपने ग्रासरूट लेवल पे कैसे इंटीग्रेट करना है। हमें अपने जो रोज़मर्रा हम अपना एकेडमी जाते हैं, क्लब जाते हैं, चाहे एथलेटिक्स का हो, हॉकी का हो, टेनिस का हो, क्रिकेट का हो, हमें कैसे फिजिकल फिटनेस और स्किल प्रैक्टिस के साथ साथ हम कैसे अपना माइंड को भी स्ट्रॉन्गर करें। तो ग्रास रूट लेवल में कोचेस को ये जानने का बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती क्या है एंड इंडिविजुअल्स के लिए डिफर कर सकती है। सारी चीज़ें हर एक इंडिविजुअल के लिए सेम रेसिपी काम नहीं आई। सो इस पे वर्क करना इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जरूरी होगा फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल्स। बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेसेस भी मेंटल हेल्थ के मुद्दे पर लगातार बोलते आए हैं। दीपिका पादुकोण ने तो खुद बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार हुई थी। आलिया भट्ट ने भी करीब 2 साल पहले बताया था कि उन्हें एंग्जाइटी होती है और वो बिना वजह से रोती हैं। ये जानने के लिए कि जो लोग पब्लिक के बीच रहते हैं, माने सेलिब्रिटी या कोई नामी व्यक्ति, उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर होता है, उन्हें किस तरह के मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है और इससे वो कैसे डील करते हैं, इसका जवाब हमें दिया एक्ट्रेस कुब्रा सेठ ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मतलब मैं 10 साल से ये कर रही हूँ। तो पहले जब मैं एंकर थी, लोग कहते थे अरे आप तो एंकर हो, आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे।
आपको तो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलना आता है, आप क्या कर लोगे? तो फिर मैं वहां पे चुप हो जाती थी और फिर मैं अपने आप में सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करती और अपना खुद का जरिया, अपना खुद का रास्ता बनाने की कोशिश करती, तो आगे बढ़ जाते। तो आई थिंक मैंने इतनी मेहनत और इतनी वो क्या कहते हैं मशक्कत की है ना लाइफ में, कि आजकल मैं इन चीजों का प्रेशर लेती ही नहीं। क्योंकि अगर किसी का चेहरा ही नहीं है, अगर किसी की आइडेंटिटी ही नहीं है और सिर्फ शब्द है, तो शब्द तो यार, शब्द की तो कमी है ही नहीं। शब्द आज नहीं बने, बहुत बहुत सैकड़ों साल से, सैकड़ों जनरेशन से ये शब्द जो है ये इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। अगर किसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन शब्दों का इस्तेमाल करने की, तो मैं उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं डाल सकती या अपने ऊपर ये प्रेशर नहीं ले सकती कि दुनिया क्यों खराब है। अब है तो है, हम अपने आप को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। And I think the other thing that I have realized, and I'm very, very confident and very happy to share, is that मैं खुद हर हफ्ते अपने काउंसलर से बात करती हूँ। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, मगर इसलिए क्योंकि आप जहां भी देखो आजकल इतना हाई परफॉर्मेंस प्रेशर है किसी चीज के लिए। आपके जॉब में भी प्रेशर हर किसी काम में, मगर जिस दिन आप उस प्रेशर को दूसरों के नजरिए से मेजर करने लगोगे, अगर आप अपने प्रेशर को दूसरे लोगों के विचारों पे पुश करने लगोगे और वो प्रेशर आप पे बढ़ने लगेगा, तो आई थिंक ये आपके लिए या मेरे लिए या किसी के भी लिए लॉन्ग रन में नहीं चल पाए। क्योंकि जितना प्रेशर होगा उतना ज्यादा चांस है कि हम टूट जाएंगे, हम रुक ही नहीं पाएंगे। तो आज मैं एक ऐसे सिचुएशन में हूं वेयर आई से के मुझे ये प्रेशर लेना ही नहीं। आपकी सोच है ना, तो आप अपनी सोच में खुश रहो, आप अपनी सोच मुझ पे मत डालो। आपको जोक बनाना है ना, आप जोक बनाओ। आपको हंसी आ रही है ना, आपको आज नहीं तो कल पता चलेगा कि इस जोक पे आप खुद अकेले हंस रहे थे, मैं तो नहीं हंस रही थी। और अगर मैं हंस नहीं रही थी और अगर मैं रिएक्शन ही नहीं दे रही हूँ आपको मैं भाव ही नहीं दे रही हूँ, तो कैसे आप मेरी जिंदगी पे कोई भी प्रेशर डाल सकते हो? ये मेरी सोच है और मैं जितना हो सके उस सोच को कायम रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं करना जो आपको लगे सही है, मुझे वो करना है जो मुझे लगे सही। क्योंकि इस जिंदगी में अगर कोई अकाउंटेबल अपने लिए है तो वो मैं हूं, मैं आपके लिए अकाउंटेबल नहीं। तो ये बात को मैं जितना हो सके सोचती हूँ और इस नजरिए से अपनी जिंदगी जीती हूँ। लड़कियों की बात करें तो उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वैसे भी उन्हें पुरुषों के मुकाबले आगे बढ़ने और अपने मन का कुछ करने का मौका कम मिलता है। ऐसे में अगर वो हार जाएं तो उनके जेंडर को लेकर टारगेट किया जाता है। ऐसे में मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि हम इससे लड़ते हुए आगे बढ़ें। स्पोर्ट्स हो या कॉर्पोरेट लाइफ, लड़कियों के लिए चैलेंज अलग होते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ के चैलेंजेस जानने के लिए आपको शेरिल सैंडबर्ग की किताब लीन इन जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब वर्क प्लेस में होने वाले लैंगिक भेदभाव पर बात करती है, साथ ही ये भी बताती है कि इस चैलेंज से कैसे डील किया जाए। इसके अलावा हमने इस मुद्दे पर फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन नीति पल्टा से भी बात की। उनसे पूछा कि चूंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं, वो जो करती हैं वो जनता के सामने आता ही है, ऐसे में उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है और वो कैसे इससे डील करती हैं। सुनिए नीति ने क्या कहा। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई, एक फौजी के घर में, जहाँ लड़का और लड़की में फर्क नहीं किया गया। बचपन से मेरा बहुत हौसला बढ़ाया गया कि जो करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। फिर जब मैं कॉमेडी में आई, मुझे बोला गया लड़कियां तो फनी होती ही नहीं है। तो मैंने कहा पहले बोलना था, मैं तो अब हो गई फनी। क्योंकि ये एक बड़ा ही मेरे को अजीब तरह का वो लगता है, क्योंकि जब हम स्टेज पे होते हैं, हम कॉमेडियंस होते हैं और हम जोक क्रैक करना चाहते हैं, हम सिर्फ लोगों को हंसाना चाहते हैं, मगर लोगों के दिमाग में चल रहा होता है कि लड़का है तो फनी है, लड़की है तो फनी नहीं है, या लड़की है तो ये नहीं कहना चाहिए, लड़का है तो ये अलाउड है।
तो ये टाइप के प्रेशर होते हैं। एक और अलग टाइप का ही प्रेशर होता है कि अगर जैसे कितने वाले शोज होते हैं जिसमें लड़के लड़कियां दोनों होते हैं लाइनअप में, तो अगर उसमें भी यही होता है, कुछ दिन आपके अच्छा जाएगा, कुछ दिन बुरा जाएगा, सबके साथ होता है, स्पोर्ट्स में भी होता है। सिमिलरली अगर एक दिन शो अच्छा नहीं गया, वो ये नहीं कहेंगे कि इसने ठीक परफॉर्म नहीं किया या इसका इतना फनी नहीं था। लड़के के लिए इतना कह देंगे, लड़की के लिए इमीडिएटली हो जाता है सारी लड़कियां ही फनी नहीं है। तो मुझे फेल होने दो एज एन इंडिविजुअल ना, मेरे पूरे जेंडर को क्यों फेल कर देते हो? तो ये अलग लेवल का प्रेशर लेके काम करना पड़ता है। धीरे धीरे इतना तो समझ आ गया कि जो लोग उंगली उठाते हैं वो हाथ कम बढ़ाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी सुननी है, अपने सपोर्टर्स की और अपनी खुद की, या उन लोगों की जिनका सिर्फ काम है आपको नीचा दिखाना। कहीं ना कहीं आई थिंक कॉमेडी करते हुए पब्लिक आई में आते आते ना चमड़ी थोड़ी बहुत मोटी हो ही जाती है या करनी जरूरी हो जाती है। नीति ने लड़कियों के लिए एक खास सलाह भी दी, बताया कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए। सुनिए। बचपन से आपको जब बढ़ाया जाता है, चाहे आपकी भलाई के लिए, चाहे आपको बोला जाए, क्योंकि सोसाइटी भी ऐसी है, तो आपको बोला जाता है ये नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं हंसना। तो जब तक आप बड़े होते हो आपके दिमाग में ना सुनने की इतनी आदत हो चुकी होती है कि कहीं ना कहीं आप में सेल्फ डाउट आ जाता है, आपका खुद से विश्वास कम हो जाता है। सो सबसे पहली चीज है उस चीज को ओवरकम करना। आपको खुद में विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसी चीजें कीजिए जो आपको पसंद हो, जिसमें आप खुद एक्सेल करें, आप अच्छे हों। आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स देखिए, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखिए, और आपको कहीं ना कहीं अपने आप को वो एक फाइन लाइन मैनेज करनी पड़ेगी कि क्रिटिसिज्म आपका जो है वो कंस्ट्रक्टिव आपको मिल रहा है, जिससे आप अपने काम में बढ़ोतरी ला पाएंगी, बेहतरी ला पाएंगी, या आपको सिर्फ नीचे दिखाने के लिए वो क्रिटिसिज्म मिल रहा है। आपको ये समझ धीरे धीरे आने लगेगी, तब जाके जब खुद के ऊपर विश्वास आप ला सकोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो एक ऐसी क्रीम ढूंढ लो जो इतनी एडवर्टाइज होती है, जो आपकी स्किन के अंदर घुस के आपको अंदर से मजबूत बना दे। अगर हमें कोई शारीरिक चोट लगती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हम टालते रहते हैं, इसकी तरफ कम ही ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों? और मेंटल हेल्थ को लेकर भी कैसी अर्जेंसी होने की आज हमें ज़रूरत है, इसका जवाब हमें दिया मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अखिल अग्रवाल ने। हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के बहुत बड़ा टेबू है। हम ये डरते हैं कि कहीं लोग हमें पागल ना कह दें, कहीं लोग हमें पागलों के डॉक्टर के पास जाने वाला ना बोल दें, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मन आपका खुश रहेगा, यदि मन आपका संतुलित रहेगा, तभी आप शारीरिक कार्य दक्षता से कर पाएंगे, लेकिन हम इन्हें छुपाते हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई में मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत होती है, या हमें कब मनोचिकित्सक से या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम हमेशा कहते हैं कि यदि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी इफ समथिंग इज नॉट गुड, यू शुड कंसल्ट टू योर डॉक्टर। यानी हम चीजों को खराब होने पर ही क्यों पहुंचे। यदि कभी भी आपको लगता है कि आपके मन के अंदर खुशी नहीं है, आप प्रसन्न नहीं है, आपको किसी तरह की घबराहट है, बेचैनी है, चिंता है, या वो सब कुछ जो आप रूटीन लाइफ में करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर से कहीं एक ऐसा डर है जो आपको उस काम को करने से रोक रहा है, या जैसा मैंने कहा ओवरऑल कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, आपकी रूटीन लाइफ में नींद ठीक नहीं आ रही है, ज्यादा आ रही है, भूख कम लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है, रूटीन काम करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी ऐसा जो रूटीन लाइफ से अलग है, तो आपको निश्चित रूप से मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, चाहे आप लेबर क्लास हो, मनोचिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए उतना ही जरूरी है। कहते हैं ना कि मन से अगर आप फिट हैं तो तन तो आपका फिट हो ही जाएगा। हम चाहते हैं कि हर कोई मेंटल हेल्थ और मेंटल प्रेशर को लेकर सेंसिटिव हो, हर कोई ये समझे कि एक खिलाड़ी भी इंसान है। तो दोस्तों, ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।